इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने कि इंडिपेंडेंस हम लोग को किस तरीके से मिली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा कैसे बनी थी और कैसे कैसे ST SCs को अलग अलग रिजर्वेशन राइट्स दिए गए थे, वो सब हमने देख लिया था। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था इस चैप्टर को, तो काफ़ी सारा हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनदर मेजर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो मतलब दूसरी मेजर डिबेट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो थी कि भाई लैंग्वेज हम लोगों को कौन सी रखनी चाहिए। तो मेजर डिबेट जो थी वो कि भाई कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। मेंबर्स को लगता था कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको अंग्रेज़ों के साथ ही इंडिया से चला जाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को लगता था कि भाई अब अंग्रेज़ चले गए तो हमारे देश से अंग्रेज़ी भाषा भी चली जानी चाहिए, और वो चाहते थे कि जो है हिंदी को अपना लिया जाए। हाउएवर काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जो लोग हिंदी नहीं जानते थे और उनकी अलग ओपिनियन थी। स्पीकिंग इन द असेंबली, मतलब असेंबली में बोलते हुए टी कृष्णामाचारी ने कन्वे किया एक वार्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ साउथ, मतलब साउथ के लोगों की तरफ से उन्होंने कहा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से हम लोग ब्रश ले लेते हैं। हाँ, तो साउथ के लोगों की तरफ से टी कृष्णामाचारी ने ये कहा कि अगर आप लोग हिंदी को अपनाएंगे ना, तो अगर आप हिंदी को अपना लेंगे तो हिंदी भाषा जो नहीं बोलते हैं राज्य, हिंदी भाषा ना बोलने वाले राज्य जैसे कि जो साउथ की स्टेट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब एक डिवीजन सा भी हो सकता है देश का, मतलब देश का बंटवारा हो सकता है इस तरीके से। तो इसलिए फाइनली हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ना कि नेशनल लैंग्वेज का। और इंग्लिश जो है उसको कोर्ट्स में इस्तेमाल करने की कहा गया कि भाई इंग्लिश का हम लोग कोर्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। और ये इसमें बताया गया कि काफ़ी सारे इंडियंस जो हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर हम लोग रोल माने तो वो था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। वो थे चेयरमैन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। एक सेकेंड, यहाँ पे ये साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना। हाँ, तो जो B.R. अम्बेडकर थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उनके ही सुपरविजन में, मतलब उनकी ही एक तरह से आप कह लीजिए कि देख रेख में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सारे के सारे जो प्रस्ताव पास हुए थे और किस तरीके से हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सिस्टम रहेगा, वो सारा उनका ही दिया हुआ हमें एक मेनली जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे जानकार थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसमें से जो एक प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो तो मतलब पूरे राजेंद्र प्रसाद थे, मगर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और उन्होंने ही पूरे ड्राफ्ट बनाया कि भाई क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक, हिंदी में कहे मसौदा, या फिर अगर इंग्लिश में कहे एक समरी से बना दी, या फिर मेन पॉइंट्स रख दे, फिर उसके अंदर के पॉइंट्स का डिस्कशन होकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं होगी, मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आपने सबको इक्वल राइट्स दे दिए, बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब बेसिकली अगर हम लोग बहुत ही सरल भाषा में समझे कि सारे के सारे लोग जिसमें सरकार की नज़र में बराबर होते हैं, वो एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की सबके पास बराबर पैसा हो, सोशल डेमोक्रेसी की सबका सोशल स्टेटस जो है वो बराबर हो। तो सिर्फ राइट टू वोट दे देने से ऑटोमेटिकली जो ये इनइक्वालिटीज़ है रिच की और पुअर की और अपर कास्ट की लोअर कास्ट की जो भेदभाव है वो ख़त्म नहीं हो जाएंगे। नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल राइट दे पा रहा है। अब हम लोग, उन्होंने कहा था कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो कहते हैं कि हम लोग एंटर करने जा रहे हैं लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस की, मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस की लाइफ को हम एंटर कर रहे हैं। पॉलिटिकली हमारे देश के सारे लोग इक्वल हैं, बट सोशल और अगर इकोनॉमिक लाइफ की बात हम देखें तो हम सब क्या हैं, हम सब अभी भी अनइक्वल हैं। पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को सारे के सारे वन मैन वन वोट, मतलब 1 पर्सन 1 वोट की हम लोगों को दे दिया गया है कि एक पर्सन का एक वोट है। बट क्या सच्चाई में ऐसा है? 1 वोट 1 वैल्यू तो है, मतलब एक इंसान का एक वोट है, बट क्या इंसान सारे के सारे आपस में इक्वल है? क्या हमारे पास सोशल इकोनॉमिक लाइफ में कोई इक्वालिटी है? सोशल इकोनॉमिक लाइफ में तो इक्वालिटी नहीं है। तो भाई ये वाली सारी चीज़ें उन्होंने कही थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल हम डेमोक्रेसी बन पाए हैं, हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यानी कि सब लोग के पास समानता का अधिकार तो है, बट सब लोग समान भी हो, एक्चुअल सोशल स्टेटस भी हमारा सेम हो और रिच और पुअर का डिफरेंस भी बहुत कम हो, हमारा वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सही हो और
वन मैन वन वोट वन वैल्यू की तरह वन मैन वन वैल्यू भी होना चाहिए, मतलब एक वोट की एक वैल्यू है तो एक इंसान की भी एक वैल्यू हो। इस तरीके की बातें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं। हाउ वर स्टेटस टू बी फॉर्म्ड, ये जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स किस तरीके से फॉर्म की जाए, भाई ये वाली भी बड़ी दिक्कत थी कि स्टेट को किस तरीके से फॉर्म किया जाए। 1920s के टाइम पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो एक मेन पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल, ये अच्छा नहीं लगा यही वाला दे देते चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। वो चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो, और एक मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद किस तरीके से उसमें क्या क्या होगा, फिर उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप था, तो इसमें क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी मेन पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल मतलब आज़ादी की लड़ाई करी थी। जैसे इंडिपेंडेंस मिल गई, हर मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप वुड हैव इट्स ओन प्रोविंस। तो मतलब इस तरीके की बातें भी कहते थे कि जो एक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब लिंग्विस्टिक ग्रुप का क्या मतलब है, भाषा के आधार पर अगर आप लोग राज्य बांटते, सब जैसे कि मेनली भाषा के आधार पर साउथ इंडिया के राज्य बटे हुए हैं, मलयालम वाले भाषा का केरला है, तमिल बोलने वालों का तमिलनाडु है ना। तो इसी तरीके से तेलुगु बोलने वालों का वो है आंध्र, और कन्नड़ बोलने वालों का कर्नाटक है। इस तरीके से प्रोविंस बांट दिए गए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब एक भाषा बोलने वाला ग्रुप, प्रोविंस आप स्टेट के बराबर समझ लीजिए जो राज्य होते हैं। हाउएवर इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस ने ये इस तरीके के स्टेप्स नहीं लिए जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भाषा के आधार पर हम राज्य बांट देंगे। जब इंडिया डिवाइड हुआ रिलीजन के बेस पे, डिस्पाइट द विशेस एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी, डिस्पाइट द विशेस मतलब महात्मा गांधी तो नहीं चाहते थे हमारे देश का बंटवारा हो भाषा या फिर धर्म के आधार पर धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हो गया। तो राजनेता हमारे देश के जो लीडर्स थे वो काफी ज्यादा डर गए थे कि भाई धर्म के आधार पर तो बंटवारा हो गया है, अगर लैंग्वेज के आधार पर भी हो गया, अलग अलग स्टेट्स हमने बांट दिए तो फिर से मतलब सेपरेशन की फीलिंग ना आ जाए। तो इस तरीके की जो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस थी इसको बनाने की बात थोड़ी सी वो अवॉइड करने लगे। तो कि गांधी जी का भी देश का जो सपना था एक भारत का वो भी टूट गया था। तो पार्टीशन के बाद देखिए क्या हुआ, मोर देन 1 मिलियन पीपल, लगभग 10 लाख लोग राइट्स में दंगों में मारे गए, हिंदूज और मुस्लिम मतलब दोनों मिलाकर के 10 लाख लोग मारे गए थे दंगों में। अब क्या ये कंट्री जो है वो लैंग्वेज के बेसिस पर इसका बंटवारा किया जा सकता था? बोथ प्राइम मिनिस्टर जो थे नेहरू और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल, जब हमारा देश आजाद हुआ था वो अगेंस्ट थे, मतलब वो नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए। बट जब पार्टीशन हुआ नेहरू ने कहा कि disruptionist tendency had come to the force to check them. The nation had to be strong and united, और as पटेल put, तो भाई नेहरू ने कहा कि भाई जो डिस्ट्रप्टिव चीज़ें हैं जो देश को तोड़ती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और हमारे देश को एक साथ मिलकर के एकजुट रहना चाहिए। पटेल कहते हैं, पटेल ने इसी बात को इस तरीके से कहा, देखिए कि फर्स्ट एंड द लास्ट नीड ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट इट शुड बी अ नेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फिलहाल आज़ादी के समय देश के लिए है कि भाई हम एक देश बन जाए। हर चीज़ जो कि देश की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज टू गो फॉरवर्ड एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टिकल इन इट्स वे हैड टू बी रिजेक्टेड। तो इन्होंने कहा कि जो भी चीज़ देशभक्ति की भावना लोगों में मतलब उत्पन्न करती है या क्रिएट करती है उसको ही हमें आगे लेकर के चलना चाहिए, उसके अलावा जो भी चीज़ें उन सबको हटा देना चाहिए। वी हैव अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ऑल्सो एंड बाय दिस टेस्ट आवर ओपिनियन कैन नॉट बी सपोर्टेड। तो भाई अगर लिंग्विस्टिक स्टेट भाषा के आधार पर हम लोग राज्य बना देंगे तो ये यूनिटी की जो फीलिंग है कि भाई ये पूरा देश हमारा है, ये की फीलिंग कैसे रह जाएगी, है ना। तो इस तरीके की बातें नेहरू और वो सोचते थे पटेल। तो नेहरू और पटेल का मेनली क्या मानना था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों को बांट देंगे तो हो सकता है लोगों में देश के प्रति प्यार कम हो जाए, तो वो नहीं चाहते थे। बट फिर क्या हुआ, कांग्रेस लीडर वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस, क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट। अब पहले तो कांग्रेस लीडर्स ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्य बनेंगे, बट अब उन्होंने मना कर दिया, तो ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट का कारण बन गया जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उनके लिए। कन्नड़ स्पीकर्स, मलयालम स्पीकर्स, मराठी स्पीकर्स ऑल लुक्ड फॉरवर्ड टू हैव देयर ओन स्टेट। सब चाहते थे कि भाई अपना अपना सबका स्टेट हो। सबसे भयंकर प्रोटेस्ट जो है वो तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ ऑफ व्हाट वाज द मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी थी पहले आज़ादी के टाइम पर, आज़ादी से पहले, जिसमें आज का आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह वाला, कर्नाटक वाला भी काफ़ी रीजन आता था। तो जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो अपने लिए एक अलग
अलग स्टेट की, अलग राज्य की मांग करने लगे। मद्रास प्रेसिडेंसी से वो अलग होना चाहते थे तेलुगु स्पीकर्स जो थे। जब नेहरू ने कैंपेन स्टार्ट किया अपना, जनरल इलेक्शंस जो हुए थे 1952 के टाइम पे, तो पहले हमारे देश के इलेक्शन 1952 में हुए थे। उसमें जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो नेहरू की रैली में काले झंडे लेकर के आए और स्लोगन्स उन्होंने बनाए कि वी वॉन्ट आंध्र, हमें आंध्र चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए। इन October of that year, a veteran Gandhian named Potti Sriramulu went on a hunger strike demanding the formation of Andhra state. तो वेटरन का मतलब होता है जो काफी लंबे समय से किसी एक काम में लगे होते हैं। तो एक पर्सन थे जिनका नाम था, एक तरह से हमारे देश के रिवॉल्यूशनरी कह लीजिए या फिर आप गांधीवादी थे। वो गांधी को काफी ज्यादा, महात्मा गांधी को काफी ज्यादा मानते थे, उनके ही तरीकों को फॉलो करके वो प्रोटेस्ट करते थे। तो पोटी श्रीरामुलु जो कि आंध्र प्रदेश के काफी बड़े लीडर थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए वो कि भाई आंध्र प्रदेश की डिमांड होनी चाहिए, तेलुगु स्पीकर्स के लिए अलग देश, अलग स्टेट, देश नहीं अलग स्टेट होना चाहिए। तो फास्ट चलता रहा और उनके सपोर्ट में काफी सारे लोग आते रहे। हड़ताल बंद जो है वो काफी सारे हड़ताल हुई, बंद आयोजित किए गए काफी सारे इलाकों में। तो हंगर स्ट्राइक पर पोटी श्रीरामुलु बैठे हुए थे, बट फिर भी काफी सारे लीडर्स जो है नहीं मान रहे थे कि स्पेशली नेहरू और पटेल इस बात के फेवर में नहीं थे कि लिंग्विस्टिक स्टेट बने। बट क्या हुआ कि 15 दिसंबर 1952, 58 डेज के जो फास्ट के बाद पोटी श्रीरामुलु की हो गई डेथ। न्यूज़पेपर्स में छपा, द न्यूज ऑफ पासिंग अवे ऑफ श्रीरामुलु एनगल्फ्ड एंटायर आंध्र इन केओस। तो भाई क्या हो गया, हड़बड़ी सी मच गई। पोटी श्रीरामुलु काफी बड़े लीडर थे, उनके मरने से आंध्र प्रदेश में तो जैसे हल्ला सा हो गया, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे डर गई कि इतने भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे और डिमांड आंध्र प्रदेश की बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर भाई क्या हुआ, एक साल भी नहीं बीता, लगभग 1 अक्टूबर 1953 को नया स्टेट बनाया गया। आंध्र केम इनटू बीइंग विच सब्सिक्वेंटली बिकम आंध्र प्रदेश। तो पहला हमारे देश का जो राज्य बना था वो था बेसिकली जो प्रोटेस्ट के बाद फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो बना था 1 अक्टूबर 1953 को, और वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद जब आंध्र प्रदेश बन गया तो बाकी सारी जो और भी स्टेट्स थी भाई वो भी डिमांड करने लगी कि हमें भी भाषा के आधार पर जो है अब आप राज्य बना करके दो। अब इन्होंने तो मांग लिया और लोग भी मांगने लगे। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन वॉज सेटअप। अब स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन सेटअप की गई। स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन का मतलब था कि भाई क्या भाषा के आधार पर हम लोगों को राज्य बनाने चाहिए। ऐसी कमीशन बिठाई गई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी 1956 में, और उससे रिकमेंडिंग द रीड्राइंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्री टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस ऑफ असमीज, बंगाली, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो भाई एक कमीशन बनाई गई थी, उस कमीशन ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बना दो और अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य बनाए गए। लार्ज हिंदी स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज टू बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्टेट। अब हिंदी स्पीकिंग एरिया तो काफी ज्यादा है तो उसको कई सारे स्टेट्स में बांटना चाहिए। A little later in 1960, the bilingual state of Bombay was divided into separate state of Marathi and Gujarati speakers. तो 1960 में जो एक काफी बड़ा मुंबई प्रोविंस था जिसको बॉम्बे प्रोविंस कहा जाता था, उसको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक बना मराठी बोलने वाले लोगों का स्टेट और एक बना गुजराती स्पीकर्स का। 1966 में पंजाब को भी डिवाइड कर दिया गया। पंजाब में और हरियाणा में पंजाबी स्पीकर्स पंजाब में गए, जिसमें मोस्टली जो थे वो सिख्स थे, और द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन्स ऑफ हरियाणवी और हिंदी। तो हरियाणा में जो हरियाणवी भाषा बोलने वाले लोग थे उनको हरियाणा मिला। दो अलग अलग स्टेट बन गए। तो इसमें यहाँ पर देखिए हम लोगों को प्रिंसली स्टेट ऐसे स्टेट थे जहाँ पे राजा वगैरह का रूल था, और बाकी जो येलो वाले थे वो ब्रिटिश प्रोविंस थी, मतलब जिसमें अंग्रेजों का शासन था। अब यहाँ पे अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट मतलब जो पहले के प्रिंसली स्टेट थे, और फिर पुराने प्रिंसली स्टेट थे जो अब आज़ादी के बाद तो प्रिंसली स्टेट रहे नहीं ना कोई भी, तो पहले प्रिंसली स्टेट और फिर इसके बाद अलग अलग जो राज्य बने थे। देखिए यहाँ पर आंध्र बना, फिर मैसूर है, मद्रास है, हैदराबाद है। यहाँ पर देखिए जरा ये देखिए ये आंध्र बन गया था, है ना, ये, और ये मद्रास बन गया था, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है, तो अलग अलग बने हुए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये पहले पूरा बॉम्बे हुआ करता था। ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो था पहले बॉम्बे था, फिर उसके बाद बंटवारा हो गया था। बंटवारा मतलब स्टेट डिवाइड हो गए थे। तो इसमें यही है, स्टेट सीज टू बी प्रिंसली स्टेट बंद हो गई थी और फिर उसके बाद
अलग अलग रीजनल स्टेट्स जो है वो भाषा के आधार पर बनाई गई थी। ब्रिज ऑन द महानदी रिवर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर। तो काफ़ी सारे अब ब्रिजेस एंड डैम्स बिकम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रिजेस और काफ़ी ज़्यादा डैम्स वगैरह बनाए गए और एक तरीके से ये सिंबल ऑफ डेवलपमेंट हमारे देश के लिए बन गए। स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब कोई कंट्री का किसी भी एक भाग को, जिसको एक आप राज्य कहते हैं, वही स्टेट होता है बस। अब आता है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इंडिया को, इंडियंस को गरीबी से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स बनाए गए और एक मॉडर्न टेक्निकल और इंडस्ट्रियल बेस बनाने की तैयारी की गई, जिसका मेजर ऑब्जेक्टिव था एक नए देश को बनाना। तो मतलब इंडिया को गरीबी से बाहर निकालना था, इंडिया के लोगों को गरीबी से बाहर निकालना था और मेजर ऑब्जेक्टिव था कि भाई देश को आगे बढ़ाया जाए। तो 1950 में गवर्नमेंट ने सेटअप की प्लानिंग कमीशन, जिससे डिज़ाइन हो सके कुछ ऐसी पॉलिसीज ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। एक ब्रॉड सा एग्रीमेंट बना जिससे कि भाई हमारे देश की इकोनॉमी होगी मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी का जो मॉडल है वो अपनाया गया। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी जिसमें भाई स्टेट की भी चलेगी, मतलब गवर्नमेंट की भी जो होंगी वो इंडस्ट्रीज होंगी, गवर्नमेंट कंट्रोल भी, और प्राइवेट लोग भी अपनी इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। तो ये वाली जो इकोनॉमी होती है ये होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया गया जिसमें बोथ स्टेट और प्राइवेट सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रोडक्शन, काम, फैक्ट्रीज वगैरह लगाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं ताकि जॉब्स को जनरेट किया जा सके। अब व्हाट स्पेसिफिकली दीज रोल्स वर टू बी, अभी स्पेसिफिकली क्या रोल होंगे जिसमें इंडस्ट्री इनिशिएट करेगी, initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between different regions and state was to be defined by planning commission। तो भाई प्लानिंग कमीशन का काम था कि ये डिसाइड करे कि भाई किस तरीके से कौन कौन सी जो फैक्ट्रीज हैं या फिर कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं वो लगानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि जो रीजनल इम्बैलेंस है, मतलब लोगों का फ़ायदा हो, देश का फ़ायदा हो, देश में जो लोग, देश के लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मतलब सही मिनिमल रेट्स पर अवेलेबल हो सके, कहाँ पर फैक्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि जो रीजनल इम्बैलेंसेज हैं वो कम हो जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें करने का काम प्लानिंग कमीशन को दिया गया, जो कि आज काम मेनली नीति आयोग करता है। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान के थ्रू पहले 5 साल की प्लानिंग की जाती थी, फिर 5 उसी प्लान के अकॉर्डिंग चला जाता था। 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया और इसका जो फोकस था वो था डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड ऑन द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना। हेवी इंडस्ट्री मेनली जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है ना, जिसमें काफ़ी बल्क में, काफ़ी अब या तो कह लीजिए भारी सामान भी बनता है। आयरन स्टील, मेनली आयरन स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्रीज कहा जाता है और ये इंडस्ट्रीज बाकी सारी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो डैम्स बनाना, ये सारा का सारा काम सेकेंड ईयर प्लान में, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसमें ये सब चीज़ें प्लान की गई थी। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। अब ये जो आयरन एंड स्टील है और डैम बिल्डिंग है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का काम होगा। और दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्री एंड द एफर्ट ऑफ एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ एक्सप्यूटिकेट। अभी जो भाई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पूरी पूरी गवर्नमेंट डिज़ाइन करेगी और हैवी इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। यही जो है प्रोसेस चलता रहा कुछ और फ्यू डेकेड्स के लिए। डेकेड्स, एक डेकेड में होते हैं 10 साल, तो लगभग 30-40 साल तक यही हमारे देश की इकोनॉमी का प्रोसेस रहा कि गवर्नमेंट का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहा। इस अप्रोच के काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे, बट काफ़ी सारे क्रिटिक्स भी थे। काफ़ी सारे लोग ये भी कहते थे कि भाई ये जो 5 ईयर प्लान है ये काफ़ी सही नहीं है। नेहरू क्या कहते थे? नेहरू काफ़ी बड़े सपोर्टर थे प्लानिंग, मतलब कोई भी काम प्लानिंग से किया जाए, इस बात को नेहरू जी बहुत मानते थे। तो 5 ईयर प्लान को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि ये जो प्लान है ये इंडिया की यूनिटी को और ज़्यादा सपोर्ट करेगा, स्ट्रेंथन करेगा और इंडिया के लोग एक कोऑपरेटिव मिलकर के एफर्ट ले, इसमें हमारी हेल्प होगी। प्लान से हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी देख सकते हैं और किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस हम डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए, नेहरू जी भिलाई स्टील प्लांट में है। तो भिलाई स्टील प्लांट सेटअप किया गया था जो सोवियत यूनियन था ना, फॉर्मर सोवियत यूनियन, आज जो रशिया है और काफ़ी सारे देश जब टूट गए थे सोवियत यूनियन से, तो मतलब पहले सोवियत यूनियन था, उसमें रशिया आता था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश आते थे, यूक्रेन वगैरह, फिर वो टूट गया है ना। तो जो सोवियत यूनियन था वो इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। लोकेटेड इन द बैकवर्ड रूरल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़, इट
केम टू बी सीन एज एन इम्पोर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न। तो क्या हुआ कि भिलाई स्टील पावर प्लांट, तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो ऐसे जगह लगाया गया था जो काफी पिछड़ा इलाका था। पिछड़े इलाके में आप प्लांट्स वगैरह लगाओगे, इंडस्ट्रीज लगाओगे तो वहाँ का डेवलपमेंट होगा। तो यही प्लानिंग कमीशन का कहना था कि ऐसे अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट लाया जाए ताकि पूरे देश में इक्वल डेवलपमेंट आए। सम फेल्ट दैट, कुछ लोगों को लगता था कि प्लानिंग बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को लगता था कि भाई ठीक नहीं है, कि जो एग्रीकल्चर पे एम्फेसिस, एग्रीकल्चर को जो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए वो नहीं दी मतलब दे रहे हैं। कुछ कहते थे कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको नेग्लेक्ट कर दिया जा रहा है, प्राइमरी एजुकेशन जो स्कूल लेवल की एजुकेशन होती है उसको हमारे देश के नेता नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और स्टिल कुछ और बिलीव करते थे दैट इट हैड नॉट टेकन अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। कुछ ये भी कहते थे कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज जो आप लोग फॉलो कर रहे हो एनवायरमेंट पर इसका क्या असर पड़ेगा आप लोगों को ये भी देखना चाहिए। महात्मा गांधी की फॉलोअर थी मीराबेन, वो इन 1949 में उन्होंने लिखा कि बाय साइंस एंड मशीनरी मैनकाइंड मे गेट ह्यूज रिटर्न फॉर अ टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन। तो जो मीराबेन है, गांधी जी की काफ़ी बड़ी फॉलोअर थी, वो कहती हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कुछ टाइम के लिए तो डेवलपमेंट आएगा बट लंबे समय में देखेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम लोगों को नेचर के साथ बैलेंस बना करके रखना चाहिए, अपनी लाइफ को ऐसे डेवलप करना चाहिए ताकि जो नेचर के लॉज के अकॉर्डिंग हो। इफ वी आर टू सप्लाई एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरली डिसेंट स्पेशीज, तो अगर हमें फिजिकली हेल्थी और डिसेंट स्पेशी एक ह्यूमन बीइंग को बनाना है तो हम लोगों को इस तरीके से डेवलपमेंट करना होगा ताकि हम एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाएं। अब देखिए वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, अब ये जो है ना ये वाला तो थोड़ा सा, ये छोटा सा वीडियो बनेगा, इसके नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।